जय हिंद साथियों। यूपीएससी और जिंदगी नामा के इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एनवायरनमेंट सीरीज की 19th नंबर की क्लास यानी कि क्लास नंबर 19। आज हम करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सीरीज की। यानी कि इसका मतलब ये है कि 18 क्लासेस अभी तक आप एनवायरनमेंट सीरीज की देख चुके हैं और उन 18 क्लासेस के अंदर हमने एनवायरनमेंट के विभिन्न जो चैप्टर्स हैं 18 क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब दोस्तों 19वीं क्लास के अंदर क्या है? तो 19वीं क्लास के अंदर है आपका भारत में पर्यावरण से संबंधित कानून, ठीक है? कानून, संगठन और प्रमुख जो एनवायरनमेंट को लेकर के आंदोलन चले, उनकी बातचीत आज की हमारी क्लास में होने वाली है। दोस्तों हम एनवायरनमेंट जस्टिस की ओवरऑल आज बात करने वाले हैं इस क्लास के अंदर कि किस तरह से हम किन-किन माध्यमों से एनवायरनमेंट को जस्टिस करने का प्रयास करते हैं। यानी कि कौन से कानून, कौन सी संस्थाएँ या कौन से आंदोलन हमारे इतिहास में रहे हैं जो पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमारे द्वारा किए गए हैं। इन सभी चीज़ों की बात आज की क्लास में करेंगे। थोड़ा धैर्य धारण कीजिएगा क्योंकि क्लास आज की थोड़ी-सी लंबी होगी यानी 1 घंटे के आस-पास पहुँचेगी क्योंकि बहुत सारे जो कानून भारत सरकार द्वारा अधिनियम पारित किए गए समय-समय पर ज़रूरतों के अनुसार उन्हें हम देखेंगे। साथ ही पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने वाले जो भारत के अंदर संगठन काम कर रहे हैं, उन्हें देखेंगे। साथ ही प्रमुख आंदोलन जैसे चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन और नर्मदा बचाओ मूवमेंट, इस तरह के जो भी आंदोलन हुए, उन्हें भी हम विस्तार पूर्वक इस क्लासेस के अंदर कवर अप करेंगे। बहुत शॉर्ट तरीके से एक नोट्स के फॉर्म में कंटेंट बताते हुए हम आगे बढ़ जाएँगे। दोस्तों पर्यावरण संबंधी जो कानून है वो पर्यावरण के संरक्षण और उनके प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कंट्रोल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण से संबंधित कानूनों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्हें किस प्रकार से लागू किया जाता है। ये बात आप समझ रहे होंगे। देखिए कानून महत्वपूर्ण नहीं होता, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों अगर हम एंशिएंट नहीं मॉडर्न ही यानी कि अभी से पहले जाएं ब्रिटिश काल में जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो सन 1912 में ब्रिटिश सरकार द्वारा वन्य पक्षी व जंतु संरक्षण नियम बनाया गया था। भारतीय संविधान के अंदर भी बाकायदा आर्टिकल 21 के अंदर जीवन के अधिकार की सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या करके स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को संविधान के अंदर शामिल कर लिया गया आर्टिकल 21 के रूप में। दोस्तों स्वतंत्र भारत में भी पर्यावरण संरक्षण के उपाय पहली पंचवर्षीय योजना से ही शुरू किए गए, लेकिन जंतुओं के संरक्षण के लिए जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित हुआ वो अपने आप में एक मील का पत्थर देश में साबित हुआ। तो दोस्तों पर्यावरण से संबंधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसमें सुधार भी हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी अमेंडमेंट लाया गया, संशोधन भी लाया गया 2023-24 में, ठीक है। इसके बारे में हालांकि अपडेट आप लोगों को होगी। देखिए जैसे यहाँ पर 2022 में जो है कि संशोधन अधिनियम ला करके इसमें कुछ सूचियों में कुछ परिवर्तन किए गए, इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से हम जो है कि 1972 के जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित करने की पृष्ठभूमि की तरफ थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दोस्तों 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने प्रभावी ढंग से इस देश के वन्यजीवों की रक्षा के लिए तस्करी, अवैध शिकार व वन्य जीवन और वनोत्पादों के अवैध व्यापार को कंट्रोल करने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियमित किया। जनवरी 2003 में इस अधिनियम को संशोधन भी किया गया और इसका नाम बदल करके भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया। इसके अंतर्गत दंड और जुर्माने के प्रावधान को भी कठोर किया गया। साथियों यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। इस कानून में राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड, जंगली पशुओं और पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण, वन्यजीव से समृद्ध अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, जंगली पशुओं के व्यापार पर कंट्रोल, पशु उत्पादों पर कानून व कानून के उल्लंघन पर कानूनी सजा का भी प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। जो कि जो पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताए वो यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर अंकित हैं, देखते चलिएगा।
देखिए यहाँ पर 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही यह नियम जो है दोस्तों पारित किया गया था भारत सरकार द्वारा। ये भारत की एक प्रतिबद्धता के तौर पर जो है भारत सरकार ने लिया था। देखिए यहाँ पर देश के वन्य जीवों की रक्षा और उनकी तस्करी, अवैध शिकार, वन्य जीवन और वनोत्पादों के अवैध व्यापार को भी कंट्रोल करने के लिए ये 1972 का अधिनियम लाया गया। ये बात आपको अभी मैंने जस्ट ही बताई है। दोस्तों जनवरी 2003 में संशोधन किया गया इसमें, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अंतर्गत दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया। राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ। जंगली पशुओं और पक्षियों के शिकार पर कंट्रोल, वन जीवों से समृद्ध अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, जंगली पशुओं के व्यापार पर कंट्रोल, पशु उत्पादों पर कानून और कानून के उल्लंघन पर कानूनी सजा का भी प्रावधान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 करता है। इसके सरलीकरण के उद्देश्य के लिए दोस्तों सन 2022 में जब इसमें संशोधन लाया गया तो इसकी 6 अनुसूचियों को घटा करके 4 कर दिया गया, यानी कि एक अनुसूची के अंदर 2 ठो मर्ज कर दिया गया, यानी 2 जोड़ दिया गया। ठीक है, ठो जो हमने यूज किया है दोस्तों, ये अवधी भाषा में हम लोग कभी-कभी अमूमन इस तरह के शब्दों को यूज करते हैं। तो मैं भी अवध क्षेत्र से हूँ, थोड़ी बहुत हमारी जो माँ की बोली है वो निकल आती है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो अनुसूचियां लाई गई उनमें पहली अनुसूची है जो है वो किस बात को कंट्रोल करती है, किस बात के लिए नियंत्रित करती है, ये बात आप लोग ध्यान में रखें। ये चारों अनुसूचियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली अनुसूची है उन प्रजातियों को ये शामिल करती है जिन्हें सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है। जिन भी जीव जंतुओं को सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा कानून के दृष्टिकोण से प्रदान की जाती है उन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंदर शामिल किया गया है। ये बात आप लोगों को नोट करके चलना है। दोस्तों अनुसूची 2 के अंदर उन प्रजातियों को शामिल किया गया जिन्हें अपेक्षाकृत कम स्तर की सुरक्षा प्राप्त है, यानी कि जो अनुसूची 1 के अंदर सुरक्षा प्राप्त है उससे थोड़ा सा लेवल नीचे हो जाता है जो अनुसूची 2 के अंदर आने वाले वन्य जीवन एवं प्रजातियां जो भी होती हैं। ठीक है, और अनुसूची 2 के अंदर 3 के अंदर दोस्तों संरक्षित पौधों की प्रजातियां शामिल की गई हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और अनुसूची 4 के अंदर वे जीव नमूने जो साइट्स जो वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो साइट्स है, जिसे हमने अभी आपको पढ़ाया भी है पिछली क्लासेस में, साइट्स को आप लोग देख लीजिएगा। और साइट्स का जिक्र अभी एक सेपरेट जब मैं क्लास लूंगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो पर्यावरण के लिए जिम्मेदार संगठन है दुनिया के, उनके अंदर भी हम आपको साइट्स के बारे में जरूर बताएंगे। तो ध्यान में रखिएगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो चौथी अनुसूची है उनमें वे जीव जंतु शामिल हैं जो साइट्स के अंदर भी सूचीबद्ध हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वन्य जीवों का जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके नियंत्रित करने के लिए, चाहे वो फ्लोरा फौना दोनों हो, उनके कंट्रोल के लिए साइट संगठन बनाया गया है। इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे भी। साथ ही दोस्तों ये जो अधिनियम है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके अंतर्गत जो है कुछ निकाय गठित किए गए, इसको आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो इसके तहत दोस्तों राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड बनाया गया, राज्य वन्यजीव बोर्ड बनाया गया, केंद्रीय जैविक उद्यान बनाया गया, चिड़ियाघर प्राधिकरण बनाया गया केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो भी इसी के अंतर्गत स्थापित किया गया। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। और साथ ही दोस्तों इस अधिनियम के तहत 5 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र भी सूचीबद्ध हैं। कौन कौन से? अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, संरक्षण रिजर्व है, सामुदायिक रिजर्व है जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, टाइगर रिजर्व। ये 5 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र वन्यजीवों और वनस्पतियों के लिए बनाए गए हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखिएगा। ये समस्त बातें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की हैं, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसकी है। ये बात आप लोगों को कंठस्थ रखनी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते रहे हैं और आगे भी आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों आई होप वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जितना भी कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आइए दूसरे नियम की तरफ चलते हैं, जो कि है जल प्रदूषण
निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ी सी हमें चर्चा अवश्य करनी चाहिए। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 से संबंधित जो है, जो प्रावधान है, उनकी चर्चा हमें थोड़ा सा इसके अंदर करना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, प्रदूषण, सीवेज, बहिस्राव, जलधारा और बोर्ड जैसे शब्दों को ये अधिनियम अपने आप में परिभाषित करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। वाटर एक्ट कब आया? 1974 में। ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का भी गठन जो है वो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के ही अंतर्गत किया गया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। अब जल प्रदूषण निवारण अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां और कार्य क्या हैं? तो इन बोर्डों को, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उन्हें जल प्रदूषण की निगरानी, नियंत्रण, रोकथाम के लिए निगरानी, जांच, नियम बनाने और निर्देश जारी करने की शक्ति यही अधिनियम प्रदान करता है। साथ ही अगर इनके प्रारंभिक अनुप्रयोग की बात करें तो ये अधिनियम शुरू में कुछ राज्यों जैसे असम, बिहार, गुजरात आदि में आदि को और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू हुआ और अन्य राज्य इसे अपना सकते थे। इसमें दंड का प्रावधान क्या था? तो दोस्तों, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले के लिए क्या था? दंड का प्रावधान भी इस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। अब नोट में देखेंगे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1988 के संशोधन अधिनियम ने दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमों का उल्लंघन करने वाले औद्योगिक संयंत्रों को तत्काल प्रभाव से बंद करने की भी शक्ति प्रदान की। यहाँ ये बात आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत कई बार ये देखा गया कि इन सभी अधिनियमों के ईयर को मिला करके कई बार हमसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ईयर आप लोग जरूर याद रखिएगा। जैसे जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। उसी तरह से आपसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पूछेगा जो 1986 में आया था, जिसकी चर्चा आगे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी सवाल प्रीलिम्स में बनते हैं यूपी पीसीएस के। ठीक है, और जो भी पीसीएस हैं, जो फैक्चुअल सवाल हैं वो इस तरह से एनवायरमेंट से, इन एक्ट से कभी कभी बनते हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा जो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम है 1981, इसके बारे में थोड़ी सी बात करना आवश्यक है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से सवाल जो है दोस्तों लगातार आते रहे हैं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम से। तो आइए थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 को। इसमें क्या है? तो दोस्तों, 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसी के निर्णयों को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत इस कानून को भारत सरकार द्वारा लाया गया। अब दोस्तों, ये कानून केंद्रीय और राज्य जल बोर्डों को वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कार्य सौंपा है, ये ध्यान में रखेंगे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को उपकरणों का परीक्षण करने और नमूने लेने की भी शक्ति ये अधिनियम प्रदान करता है। दोस्तों, 1987 के संशोधन द्वारा इसमें ध्वनि प्रदूषण को भी इस अधिनियम के अंदर शामिल कर लिया गया। साथ ही 1988 के संशोधन द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमों के उल्लंघन करने वाले औद्योगिक संयंत्रों को तत्काल प्रभाव से बंद करने की भी शक्तियां जो है ये अधिनियम प्रदान करता है। ये अपने आप में एकदम पंच लाइन है, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरह की लाइन यूपीएससी के एग्जाम के अंदर प्रीलिम्स में पूछी जाती है और साथ ही पीसीएस जितने भी राज्यों के अंदर होते हैं उनमें भी इस तरह के सवाल जो है दोस्तों अक्सर पूछे जाते रहे हैं। ये बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत लाया गया, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आइए चलते हैं वन संरक्षण अधिनियम
1980 की तरफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है वनों के संरक्षण से संबंधित। इसको हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, वन हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं, ये आप सबको बताने की आवश्यकता आई थिंक मुझे नहीं है। ठीक है, तो वनों के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकारों ने लगातार प्रयास किया और ब्रिटिश पीरियड में भी वनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कई नियम कानून पारित किए जाते रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर दोस्तों मुख्य रूप से जो है आजादी के बाद के जो वन संरक्षण अधिनियम है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 की बात जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। दोस्तों, वन भूमि को गैर वन प्रयोजनों के हेतु उपयोग में लाने के लिए केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत ये प्रावधान क्या है वो ध्यान में रखिएगा। एक सलाहकार समिति इन अनुमोदनों पर भारत सरकार को सलाह देती है। वनों की 4 श्रेणियां इसके अंतर्गत डिसाइड की गई। कौन कौन सी? आरक्षित वन, ग्राम वन, संरक्षित वन और निजी वन। ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से सीमित कटाई करके वनों में कुछ गैर वानिकी की गतिविधियों की अनुमति देने का भी प्रावधान किया गया। साथ ही राज्यों को वनों की पहचान करने, उन्हें अनुसूचित करने की जिम्मेदारी और शक्ति भी इस नियम के अंतर्गत प्रदान की गई। ये बात आप लोग जरूर से ध्यान में रखेंगे। साथ ही दोस्तों इस अधिनियम के अंदर जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है हमारा, उसके अंतर्गत डीम्ड फॉरेस्ट की अवधारणा को मान्यता दी गई। तो दोस्तों अब यहाँ आप फंस गए होंगे कि भाई आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि यार डीम्ड फॉरेस्ट क्या है। ठीक है, तो डीम्ड फॉरेस्ट मैं आपको बताता चलूं, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें विधिवत अधिसूचित न किए जाने के बावजूद वन की विशेषताएं प्राप्त होने के कारण इन्हें वन माना जाता है। ठीक है, ऐसा फॉरेस्ट एरिया जो अधिसूचित ना हो लेकिन चूंकि वन की विशेषताएं इसके अंदर मौजूद हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत, इसलिए इन्हें वन माना जाता है। दोस्तों डीम्ड फॉरेस्ट्री की अवधारणा का आधार सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों 1996 में के अंदर, ठीक है ध्यान में रखेंगे, 1996 में टी.एन. गोदावर्मन बनाम भारत संघ वाद के अंदर एक निर्णय सुनाया इस मामले में। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वन शब्द का अर्थ केवल अधिसूचित वन नहीं होता बल्कि शब्दकोशीय अर्थ में आने वाले सभी वन क्षेत्र हैं। ऐसे क्षेत्रों पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होता है। और डीम्ड फॉरेस्ट्री का जो उद्देश्य है दोस्तों, उसका उद्देश्य है वनों का संरक्षण, अवैध कटाई पर रोक और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना। तो आई होप डीम्ड फॉरेस्ट्री की अवधारणा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। साथ ही आपको वन संरक्षण अधिनियम 1980 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब अगला हमारा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है वो क्या कहता है। दोस्तों इसके बारे में एक बात बहुत क्लियर है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है अपने आप में। साथियों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के माध्यम से केंद्र सरकार को पर्यावरण के स्तर के बचाव, नियंत्रण और प्रदूषण को कम करने की दिशा में कदम उठाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। और आपको भोपाल गैस त्रासदी तो याद ही होगी। इसके पश्चात ही इस कानून को यानी कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसको पारित किया गया। कब? भोपाल गैस त्रासदी की घटना के बाद। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन जो स्टॉकहोम में हुआ, उसके लिए जो निर्णय किए गए थे उनको भी लागू करना था। साथ ही यह कानून जो है दोस्तों सभी प्रकार के कानूनों में समन्वय स्थापित करता है, जिसमें केंद्र व राज्य के बीच तालमेल स्थापित हो सके। इस कानून में मुख्य रूप से पर्यावरण पर जोर दिया गया है, जिसकी परिभाषा में हवा भी आती है, पानी भी आता है, भूमि भी आती है, मनुष्य भी आते हैं, जीव जंतु आते हैं, पौधे आते हैं, जीवाणु और प्रकृति के आपस में जो संबंध है वो भी इसके अंतर्गत शामिल हैं।
ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 है, उसे वैसे तो 26 भागों और 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं चीजों को देखने का प्रयास करते हैं जो चीजें इस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग आवश्यक रूप से ध्यान में रखेंगे। तो आइए चलिए हम थोड़ा सा निकल चलते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रमुख प्रावधानों को देख लेते हैं। ये हमने बात आपको बता दी, भोपाल गैस त्रासदी के बाद जो है कि भारत ने पर्यावरण को बेहतर बनाने और उनका संरक्षण करने के लिए ये अधिनियम लाया। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए दोस्तों अब केंद्र सरकार को बहुत सारी शक्तियां दे दी गई। इस समय केंद्र में जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी इस समय प्रधानमंत्री थी। ठीक है, और इस नियम के अंतर्गत दोस्तों पर्यावरणीय मुद्दों के लिए प्राधिकरणों की स्थापना, प्रदूषण के निवारण और निम्नीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करना, पर्यावरण गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए मानक निर्धारित करना भी इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत निर्धारित किया गया। दोस्तों, किसी भी उद्योग को बंद करने, प्रतिबंधित करने और विनियमित रेगुलेट करने के आदेश सहित प्रत्यक्ष आदेश जारी करने का भी प्राधिकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सरकारों को दिया गया। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उल्लंघन की स्थिति में सजा और दंड का जो प्रावधान दिया गया, उसकी सजा का क्राइटेरिया समय समय पर थोड़े बहुत बदलाव के साथ स्वीकार किया। जैसे हर ऐसे उल्लंघन के लिए 5 साल तक की जेल और फिर 1 लाख के आसपास का जुर्माना या दोनों जो भी है वो हो सकता है। ठीक है साथियों, जो कानून है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वो ऐसा पहला पर्यावरणीय संबंधी कानून था जिसने केंद्र सरकार को सीधे निर्देश देने को अधिकृत कर दिया था। ये बात ध्यान में रखेंगे। और मैंने बताया ही कि उद्योगों को बंद करने तक की शक्ति प्रदान की गई और इस कानून के तहत ही दोस्तों इको सेंसिटिव जोन घोषित किए गए। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इको सेंसिटिव जोन जिसके अंतर्गत क्षेत्र में रात्रि के समय जो व्यावसायिक प्रयोजन वाले वाहन हैं उनके आवागमन, कृषि समेत अन्य जो एग्रीकल्चर समेत जो अन्य ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उनका भी उचित दृष्टि से जो रेगुलेशन था वो इसमें किया गया। और इस अधिनियम को लागू करने के लिए जनता की भागीदारी और समर्थन की आवश्यकता है। दोस्तों, इसके लिए जागरूक संचार माध्यमों, अच्छे प्रशासकों, अत्यधिक सजग नीति निर्माताओं और प्रबुद्ध न्यायपालिका और प्रशिक्षित जो व्यक्ति हैं उनका समर्थन होना चाहिए और मिल करके हम अपने पर्यावरण को बिगड़ने और ह्रास की स्थिति से बचा सकेंगे। इसीलिए मैंने जो पिछले क्लासेस में आपसे जो सतत विकास की बात कही वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो आप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को ध्यान में रखिएगा। और मुख्य रूप से एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट बता देता हूं कि जो हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसको क्या बोलते हैं, एक अन्य नाम जो इसका उपनाम है छाता विधान। ठीक है, छाता विधान कहते हैं, ध्यान में रखिएगा इसको, छाता विधान, अम्ब्रेला लॉ, यही है 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब दोस्तों हमारे सामने है राष्ट्रीय वन नीति 1988। इसको हम जरूर से डिस्कस करेंगे क्योंकि वन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वन नीति 1980 भी हमने जो है कि देखा था, तो थोड़ा सा हम वन नीति 1988 देखेंगे। उससे पहले मैं अगर आपको थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड में ले चलने का प्रयास करूं तो भारत जो है दोस्तों विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके पास 1894 से ही यानी कि आजादी से पूर्व ही एक सुस्पष्ट वन नीति रही है। आजादी के तुरंत बाद यानी कि 1947 के तुरंत बाद हमारे देश के नीति निर्माताओं ने ये महसूस किया कि औपनिवेशिक वन नीति तत्कालीन जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो रही है और इससे इसमें जो परिस्थितियों के अनुरूप व्यापक संशोधन करने की आवश्यकता है। यानी कि अब सिचुएशंस थोड़ी अलग है, इसलिए 1952 में ही 1894 की जो वन नीति थी उसमें कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए ताकि वनों के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण से आर्थिक विकास के साथ साथ स्थानीय जरूरतें भी
पूरी हो सके। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों पर पुनर्विचार करते हुए वन संरक्षण के लिए एक नई रणनीति अपनाते हुए दोस्तों हमारे भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वन नीति 1988 यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 को अपनाया गया और इस नीति के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का बचाव, देखरेख, सतत उपयोग और पुनः स्थापन और उन वनों की वृद्धि जैसी बातों को यहाँ पर शामिल किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के उद्देश्यों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। मैंने बताया कि पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए देश के 1/3 भूभाग को वन और वृक्ष के अधीन लाना होगा। ठीक है, 1/3 भूभाग। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। 1/3 हिस्सा हमारे देश का कैसा होना चाहिए? वनाच्छादित होना चाहिए। 1/3 भूभाग। ठीक है, हमारी राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंतर्गत ये बात कही है। इसमें वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण, मृदा अपरदन को रोकना, स्थानीय समुदायों और विशेषकर महिलाओं की जो भागीदारी है जिसमें संयुक्त वन प्रबंधन पर जोर देने की बात कही गई ताकि दोस्तों ईंधन, लकड़ी, ठीक है, और अन्य वनोपज की जरूरतों को पूरा करते हुए आर्थिक लाभ को पारिस्थितिकीय लाभों के अधीन रखा जा सके। ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमारी राष्ट्रीय वन नीति 1988 जो है भारत सरकार द्वारा लाई गई। इसके अंदर पर्यावरण स्थायित्व जहां पर पहली बात की जा चुकी है, पारिस्थितिकी संतुलन जहां पर पहली बात की जा चुकी है, बनाए रखना ताकि पशु, मानव और पौधे सभी को जीवन का एक समुचित आधार प्रदान किया जा सके। हमारे यहाँ आर्टिकल 21 जो हमारे संविधान के अंतर्गत जीवन का अधिकार है उसको भी सुरक्षित करती है हमारी राष्ट्रीय वन नीति। ग्रामीण और जनजातीय जनसंख्या के लिए लघु वन उत्पादों, जलावन की लकड़ियों और उनके पशुओं के लिए चारे की जरूरत को भी पूरा करने पर ध्यान देती है हमारी राष्ट्रीय वन नीति है। साथ ही प्राकृतिक वनों को संरक्षित कर अपनी प्राकृतिक विरासतों की रक्षा करना भी राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंतर्गत शामिल किया गया। साथ ही दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सघन वनीकरण कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से वास्तविक रूप से वन क्षेत्र का विस्तार करना, खासकर अनुपयोगी और अपरदित भूमि पर ध्यान में रखेंगे। एक ऐसा लैंड जो अनुपयोगी है, अपरदित है, वहां पर भी वनों के विस्तार की बात हमारी राष्ट्रीय वन नीति 1988 करती है। वनों की उत्पादकता को बढ़ाना ताकि राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति अबाध रूप से हो सके। साथ ही वन उत्पादों के अनुकूलतम उपयोग को बढ़ावा देना, जहां तक संभव हो सके लकड़ी का विकल्प हमें ढूंढना और हाल ही में कुछ संशोधनों के माध्यम से जो है कि जो बांस के पेड़ हैं, ठीक है, उन्हें गैर वनोपज के अंदर शामिल किया गया और उन्हें उनका उपयोग करने पर बांस के पौधों का कोई सजा नहीं होती। बांस के पौधे आजीविका के लिए लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा संशोधन भी लाया गया। हालांकि इसको एक बार आप लोग जरूर देखें। हालांकि बांस को अब जो है कि इससे थोड़ा सा वन नहीं माना जाता, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। और इस वन नीति के अन्य उद्देश्यों की बात करें तो जनसंख्या की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना और वन्य जीव के संरक्षण के प्रति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता, नदी अपवाह क्षेत्र में मृदा अपरदन और बाढ़ प्रभावी नियंत्रण, मरुस्थलीकरण, तटीय क्षेत्रों में मरुस्थल के विस्तार को रोकने जैसे जो उद्देश्य हैं राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत अपनाए गए। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक जन आंदोलन और जन जागरूकता को बढ़ावा देना होगा ताकि दोस्तों वनों के उचित संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय लोगों को सहयोगी बनाया जा सके। यह राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत एक होलिस्टिक अप्रोच की बात की गई। हालांकि 2018 में नई राष्ट्रीय वन नीति का एक मसौदा भी पेश किया गया, उसके प्रावधान आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन राष्ट्रीय वन नीति 1988 को हमने काफी समग्रता से डिस्कस किया। अगर आपको जो है इस तरह से सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आई होप आप जवाब देने में सक्षम जरूर होंगे। अब आइए बात करते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के बारे में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसके अंतर्गत जो है बनाया गया है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आइए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के बारे में थोड़ी सी बातचीत हम लोग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित
अधिकरण हमारा बना, उसके अंतर्गत बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को स्वीकार किया गया और उन प्रावधानों के अंतर्गत जो हमारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, अधिकरण है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो किस तरह से मामलों की जांच करेगा, कितने दिन में उन मामलों को निपटा देगा, ये सभी बातें जो है कि दोस्तों यहाँ पर मेंशन है। आइए बात कर लेते हैं एक एक करके। तो राष्ट्रीय हरित जो हमारा अधिकरण है वो एनवायरमेंट से संबंधित मामलों का 6 महीने के भीतर निपटारा कर देगा, ये उसके लिए अनिवार्य है। उत्तम स्वास्थ्य के पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप अधिनियमित, साथ ही अनुच्छेद इसमें 21 के तहत जीवन के अधिकार को एक भाग के रूप में माना गया है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय जो है दोस्तों दिल्ली में है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कार्यालय या पीठ जो भी कहें आप, पूना, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता के अंदर, चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक एक जो है क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर भी वन पर्यावरण से संबंधित जो भी मामलात आए उनको आसानी से निपटाया जा सके। ठीक है, तो ये बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे इसमें। और इस अधिकरण का जो अध्यक्ष यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश होगा जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष होगा। ये बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे साथियों। ठीक है, एनजीटी के बारे में आप लोग इस तरह की चीजें इसलिए ध्यान में रखा करिए क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है दोस्तों पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान करने के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने तक, उसमें उससे जुड़े मामलों सहित पर्यावरण के संरक्षण एवं वनों तथा अन्य जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलात हैं उनके प्रभावी और शीघ्र निपटारे के लिए जो है कि ये आपके समक्ष लाया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये जो न्यायाधिकरण है अगर कोई आदेश देता है तो ये आदेश कैसा होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, बाध्यकारी होगी, तो गुरु इसको मानना ही होगा। हाँ, और प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा और हर्जाना देने की शक्ति, संबंधित सभी सिविल मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को दिया गया है। ये जो हमारा एनजीटी है वो दोस्तों प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा ही निर्देशित होता है। ठीक है, ये बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल काम करता है। और अब आइए देखते हैं नेक्स्ट में हमारा जो कुछ संस्थान है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब हमने जितने भी हमारे वन्यजीव से संबंधित, वन्यजीव संरक्षण से संबंधित जो नियम अधिनियम थे उनके बारे में हमने बात की और उतने ही अधिनियम हमने शामिल किए। बहुत सारा एकदम ढेर नहीं लगा दिया आपके सामने कि जिससे आप पजल हो, बल्कि उतने ही किए जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम उन संगठनों की तरफ चलेंगे जो भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। और पहला संगठन हमारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, BNHS। ठीक है, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो इसको 15 सितंबर 1883 को 8 प्रकृतवादियों ने जो एनवायरनमेंट से, प्रकृति से प्रेम करने वाले थे, उनके द्वारा जो है मुंबई में शुरू किया गया। और इनमें मुख्य रूप से 2-3 लोगों का नाम आप याद रखेंगे। एक तो आत्माराम पांडुरंग, दूसरे डॉक्टर सखाराम अर्जुन का नाम। ठीक है, बाद में सलीम अली का भी नाम जो पक्षी विज्ञानी है, और SN ढिल्लो का नाम भी इसमें जुड़ता है। ठीक है, ये दोस्तों जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है ये भारत का सबसे बड़ा गैर सरकारी संस्थान है जो जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य करता है। साथ ही कई अनुसंधान कार्य प्रयासों को अनुदान के माध्यम से भी ये संगठन सहायता देता है। और मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नामक जनरल BNHS हार्नबिल नामक एक मैगजीन का प्रकाशन भी करता है। और मैगजीन पर जो लोगो होता है वो किसका होता है, ध्यान में रखेंगे, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का। ये जो पक्षी है यही इस संस्थान का लोगो भी है।
ये बात आप ध्यान में रखेंगे। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। पक्षी विज्ञानी सलीम अली और एस ढिल्लन रिप्ले जैसे लोग भी इससे जुड़े रहे। सलीम अली की पक्षियों पर आधारित एक हैंडबुक भी इस संस्थान द्वारा प्रकाशित किया गया। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से संबंधित इतनी बातें आप लोगों को अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। और BNHS जो है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है, वो एग्जाम में पिछले दिनों पूछी जाती रही है और आज भी इसका रेलेवेंस जो है बना हुआ है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे संस्थान की तरफ। अब बात करते हैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान यानी कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI के बारे में। दोस्तों BSI के बारे में बात करें तो BSI को 1890 में यानी कि औपनिवेशिक पीरियड के अंदर स्थापित किया गया था। इसका शुरुआती उद्देश्य देश के पादप संसाधनों का अन्वेषण और आर्थिक महत्व की पादप प्रजातियों की पहचान करना था। फिर 1954 में इसके पुनर्गठन की योजना बनाई गई और BSI का जो मुख्यालय था वो कोलकाता में बनाया गया। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के माध्यमों से देश के वन्य पादप संसाधनों संबंधी वर्गीकी का अध्ययन करने वाला ये एक कैसा संस्थान है, शीर्ष संस्थान है, अपेक्स बॉडी है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके 4 सर्कल हैं, पूर्वी सर्कल, पश्चिमी सर्कल, उत्तरी सर्कल और दक्षिणी सर्कल। पूर्वी सर्कल का मुख्यालय शिलांग के अंदर, पश्चिमी का पुणे, उत्तरी का देहरादून और दक्षिणी का कोयम्बटूर में स्थित है। ये बात आप लोग मुख्य रूप से ध्यान में रखेंगे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान के बारे में। यह संस्थान दोस्तों गहन सर्वेक्षण के आधार पर देश के पादप संसाधनों के वितरण, पारिस्थितिकी और आर्थिक उपयोगिता पर सुनिश्चित एवं विस्तृत जानकारी एकत्र करता है। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। BSI को आप लोग ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है BSI, ठीक है। और अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। BSI के बाद हम एक और इम्पोर्टेंट संगठन जो हमारा भारत का एक महत्वपूर्ण संगठन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI। इसके बारे में बात ना हो अगर किसी एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात चल रही है और इसकी बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों समझते हैं, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 को यानी कि औपनिवेशिक पीरियड में ही हो गई थी। इसका उद्देश्य विभिन्न असाधारण एवं प्राकृतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण जानवरों के जीवन के विषय में सर्वे करना, उनका अन्वेषण करना और अनुसंधान करना इसके कार्यों में शामिल है। प्राणीजात संबंधी सर्वेक्षण के दौरान एकत्र की गई जानकारी, प्राणी विज्ञान संबंधी सामग्रियों का वर्गीकरण अध्ययन भी ये प्रस्तुत करता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। साथ ही देश के प्राणी जगत की संकटापन्न जो प्रजातियां हैं उनकी रेड लिस्ट, लाल सूची भी जारी करके रखता है ZSI। और आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, इंटरनेशनल लेवल पे रेड लिस्ट कौन जारी करता है प्राणी विज्ञान से संबंधित, प्राणी सर्वेक्षण जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनसे संबंधित। और ये बात मैंने आपको इस पूरे कोर्स के अंदर जब हमने एनवायरनमेंट से संबंधित बॉडीज इंटरनेशनली कुछ पढ़ाई थी जिनमें हमने रेड लिस्ट की बातचीत तो जरूर की होगी। उस संस्थान का नाम अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना मत भूलिए। तो आइए और बात करते हैं, ये रेड सूची बनाता है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये रेड लिस्ट जारी करता है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, ठीक है। और साथ ही राष्ट्रीय जंतु विज्ञान संग्रह का अनुरक्षण और विकास कार्यों में भी इसका काम है। और भारत की प्राणी जगत एवं विभागीय पत्रिकाओं का भी प्रकाशन हमारा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो करता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और साथ ही अब अगली संस्था की ओर बढ़ेंगे जो हमारी है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF इंडिया। और WWF इंडिया के बारे में हमें जरूर बात करना है और आप लोगों को भी इसको ध्यान से सुनना है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल लगातार आते भी रहे हैं, ठीक है। वो चाहे UPSC की परीक्षा हो या विभिन्न राज्य स्तरीय PCS के एग्जाम्स, वहां पे प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछे जाते रहे इस ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई 27 नवंबर 1969 को
एक ट्रस्ट के रूप में, ठीक है। और इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण के ह्रास को रोकते हुए प्रकृति के साथ मानव जीवन को सौहार्दपूर्ण बनाना। बड़ा ही प्यारा उद्देश्य है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया का, ठीक है। और इसका जो लोगो है उस पे एक बड़ा ही स्वीट सा जानवर भी है। WWF जो संस्था है, वर्ल्ड वाइड फंड जो फॉर नेचर जो संस्था है, उसी का एक समझिए कि छोटा रूप है। इंडिया के स्तर पर जो काम करता है वो है WWF इंडिया। और जो वर्ल्ड वाइड लेवल का संगठन है WWF, उसका भी लोगो यही है, शुभंकर। क्या नाम है इसका? पांडा, ठीक है, व्हाइट पांडा। WWF जो इसका मात्र संगठन है, देखिए मैंने ये बात पहले ही आपको बताई, उसके साथ ये सहयोग करता है। उसके द्वारा प्रजातियों की उत्तरजीविता, उनके आवास, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण शिक्षा के मुद्दों को चिन्हित कर उनके संरक्षण हेतु ये संस्थान कार्य भी करता है। और ये साथ ही सुनिश्चित करता है कि गैर परंपरागत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ही संपोषणीय तरीके से होना चाहिए। विश्व की जैव विविधता का संरक्षण और प्रदूषण में कमी एवं अनावश्यक उपभोग में कमी को भी बढ़ावा देने के लिए WWF इंडिया कार्य करता है। तो WWF इंडिया के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये प्रदूषण में कमी और अनावश्यक उपयोग में कमी को बढ़ावा देता है। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक और संस्थान की चर्चा करते हैं, WWWII के बारे में, यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय वन्यजीव संस्थान के बारे में। दोस्तों ये संस्थान की स्थापना 1982 में देहरादून के अंदर होती है और ये संस्थान भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की निगरानी में एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन हमने यहाँ पे स्वास्थ्य लिख दिया है, इसके लिए आपसे माफी चाहेंगे। तो ये स्वायत्त है, ध्यान में रखेंगे, ऑटोनोमस, ठीक है। और दोस्तों भारतीय वन्यजीव संस्थान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है जो वन्यजीव अनुसंधान एवं प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अकादमिक कोर्स भी संचालित करता है। साथ ही जैव विविधता से संबंधित अनुसंधान कार्यक्रम भी चलाता है। साथ ही वन्यजीव एवं जैव विविधता के साथ ही संकटपूर्ण प्रजातियां, वन्यजीव नीति, वन्यजीव फॉरेंसिक पारितंत्र विकास, आवास परतंत्र एवं जलवायु परिवर्तन पे अनुसंधान करना इस संस्थान का प्रमुख क्षेत्र है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो हमारा भारतीय वन्यजीव संस्थान है उसके पास अनुसंधान से संबंधित संसाधन यानी कि फैसिलिटीज भी हैं, जिसमें फॉरेंसिक, रिमोट सेंसिंग तकनीक, साथ ही जो हमारा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है यानी कि भौगोलिक सूचना तंत्र, लेबोरेटरी, हर्बेरियम और इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी भी इसके पास है। और ये संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में, ये बात आप जानते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दूसरे संस्थान की तरफ। और दूसरा संस्थान हमारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये संस्थान नहीं एक नियम है, कैंपा। कैंपा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको ध्यान में जरूर रखेंगे। और कैंपा से संबंधित जो सवाल हैं दोस्तों, वो लगातार जो है यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो कैंपा का जिक्र जो है यहाँ पर आवश्यक रूप से करना ही है हमें, ठीक है। तो कैंपा के बारे में हम समझते हैं। कैंपा देखो क्या है, इसको प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण नाम दिया गया है कैंपा को। तो कैंपा के बारे में इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। और दूसरी बात यह है, प्रतिपूरक वनीकरण क्या होता है, ठीक है, ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा। तो प्रतिपूरक वनीकरण, ठीक है, क्या है? तो इसका प्रयोग जो है, प्रतिपूरक वनीकरण प्रयोग के लिए वन भूमि की हुई क्षतिपूर्ति हेतु पौधरोपण कार्यक्रम चलाया जाता है, ठीक है। वन भूमि की जो क्षति होती है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए पौधारोपण कार्यक्रम ही प्रतिपूरक वनीकरण कहलाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, उसने 10 जुलाई सन 2009 को अपने एक आदेश के अंदर कैंपा के गठन की बात की थी, जो कि एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के रूप में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता के रूप में अध्यक्षता में काम करेगा। यानी कि कैंपा इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है कि एनवायरमेंट का जो सेंट्रल मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री है,
वही इसकी अध्यक्षता भी करता है कैंपा का। और इसके गठन की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में की थी। और क्या है ये, एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय कैंपा सलाहकार परिषद के कार्यों की बात करें तो राज्य में कैंपा के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश ये जारी करता है राज्यों के लिए। अंतर्राज्यीय एवं केंद्र राज्य विवादों को राज्य कैंपा आसानी से निपटा सके, इसके लिए एक बेहतर तंत्र का निर्माण भी कैंपा के तहत किया जाता है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। कैंपा से संबंधित ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो कैंपा को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगर हम प्रतिपूरक वनीकरण से संबंधित चीजों के बारे में यदि बात कर रहे हैं तो ठीक है। कैंपा दोस्तों, ये बात ध्यान में रखें। थोड़ा सा कैंपा की पृष्ठभूमि की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूं तो भारत जैसे जो विकासशील देश है उसमें उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए तीव्र औद्योगिकीकरण विकास की आवश्यकता महसूस की जाती है, लेकिन जिसके लिए क्या किया जाता है, वन भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन जो है किया जाता है। फिर भी किसी विकास परियोजना को शुरू करने से पहले सरकार अथवा जो निजी क्षेत्र होते हैं उनको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके बाद यह प्रस्ताव संबंधित राज्य के वन विभाग को भेज दिया जाता है। फिर यदि वहां से सहमति मिल जाती है तो संबंधित कंपनियां अथवा लोगों को वन भूमि की क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्रतिपूर्ति देनी पड़ती है ताकि वनीकरण प्रतिपूरक वनीकरण किया जा सके। से स्पष्ट है, मैंने आपको प्रतिपूरक वनीकरण के बारे में बताया। अच्छा, अगर आपको ये बात बहुत ज्यादा किताबी लग रही है तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मान लो रिलायंस नाम की एक कंपनी है, छत्तीसगढ़ के किसी वन प्रभाग में अपना एक प्लांट लगाना चाहती है, कोई उद्योग लगाना चाहती है। तो वहां पर जो वन भूमि है, वहां पर जो पेड़ काटे जाएंगे, ठीक है, उसका लॉस एंड डैमेज के लिए एक फंड जो है रिलायंस को पास करना होगा। ठीक है, जब रिलायंस एक फंड प्राप्त देगी, ठीक है, निश्चित जो वहां से डिफॉरेस्टेशन करेगी यानी कि पेड़ों को कटाई करेगी, उसका लॉस हर्जाना रिलायंस पहले देगी। फिर जितने वनों को वहां से काटा गया यानी कि जितने वृक्षों का वहां पर नुकसान किया गया, उतने ही वृक्ष, उससे अधिक, बल्कि उससे अधिक वृक्ष कहीं और लगाए जाएंगे। उसी पैसे से जो रिलायंस देगी उसी को हम प्रतिपूरक वनीकरण कहते हैं। आई होप ये बात आपको बहुत कायदे से और आसानी से एक उदाहरण के साथ समझ में आ गई होगी। ठीक है, और राज्यों के अंदर भी कैंपा होता है, ये बात भी मैंने आपको बताया। तो ठीक है, कैंपा के बारे में आपको इतनी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अब आइए बढ़ चलते हैं। निरी नाम का एक संस्थान है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। निरी के बारे में आप लोगों को जरूर जो है कि जानकारी होनी चाहिए। निरी जो है हमेशा सवालों में आता रहा है, चाहे वो पीसीएस का जो है एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो। निरी एक इंपॉर्टेंट संस्थान है, इसलिए इसके बारे में बात जरूर करना चाहिए। भारत सरकार द्वारा 1958 में नागपुर के अंदर दोस्तों केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के रूप में एक संस्थान की स्थापना की गई। उसके बाद 1974 में जो केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है उसका नाम बदल दिया गया और क्या रखा गया, नीरी, NEERI। इसका नाम हुआ राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। इस वाले संस्थान का नाम बदल करके नीरी रखा गया, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब नीरी के 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, चेन्नई में, दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद और मुंबई के अंदर। और नीरी के उद्देश्यों में दोस्तों पर्यावरण एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान करना इनके उद्देश्य में शामिल है। साथ ही नीरी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो CSIR है उसका एक यूनिट है, घटक प्रयोगशाला है। ये बात ध्यान में रखते हुए रखना है। नीरी किसके अंतर्गत काम करता है, तो CSIR के अंतर्गत ही नीरी हमारा काम करता है। और दोस्तों इस संगठन के ने जो है वायु गुणवत्ता पर शोध संकलन के लिए देश की पहली संवादात्मक ऑनलाइन रिपोजिटरी इंड एयर जो है उसकी स्थापना की। इंड एयर क्या है, इंडियन एयर क्वालिटी स्टडीज इंटरैक्टिव रिपोजिटरी, इसकी स्थापना नीरी ने ही किया है। ये बात ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा एनवायरमेंट के क्षेत्र में, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो अब आइए बढ़ चलते हैं आंदोलनों की तरफ। पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन है उनकी तरफ बढ़ चलते हैं और फटाफट से जो है
हम एक-एक करके आंदोलनों पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, चिपको आंदोलन हमारा पहला बड़ा और इम्पोर्टेंट आंदोलन है, जो 1974 यानी कि 1974 में, मार्च 1974 में उत्तराखंड के एक गांव रैणी में वनों में शांत एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन के रूप में चलाया गया एक आंदोलन है। तब 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के अंदर चलाया गया, और 1974 को आप जानते हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था, जो सन 2000 के अंदर उत्तराखंड एक नए राज्य के रूप में प्रकाश में आया। लेकिन सन 2000 से पहले तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही पहाड़ी हिस्सा हुआ करता था। ठीक है। वैसे तो चिपको आंदोलन के शुरुआत की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये राजस्थान के खिजरीली जो गांव है वहां से शुरू हुआ। जब 1731 में महाराजा अजीत सिंह के आदेश पर राजस्थान के अंदर ये जो खिजरीली गांव है वहां पर वन काटे जा रहे थे, तो दोस्तों वहां पर अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 3 पुत्रियों ने राजस्थान के अंदर पेड़ों को गले लगाकर यानी कि उनसे चिपक कर महाराजा अजीत सिंह द्वारा काटे जा रहे पेड़ों के काटने का विरोध किया, परंतु अजीत सिंह द्वारा उनके समेत 363 लोगों को वृक्ष के साथ काट दिया गया था। और आधुनिक काल में भी चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों को कटाई को रोकने के उद्देश्य से की गई थी। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो खिजरली गांव के अंदर जो आंदोलन हुआ बिश्नोई समुदाय का, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रखता है। 1731 में ही ये आंदोलन हुआ था। ठीक है। उसी से प्रभावित होकर के चिपको आंदोलन हुआ 1974 में रैणी गांव में उत्तराखंड के अंदर। ठीक है। अब ये जो हमारा चिपको आंदोलन है उसका उद्देश्य मैंने आपको बताया। ठीक है। व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना, और लोग वर्षों से वृक्षों से चिपक कर खड़े हो गए। ये वर्षों हमारी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है। इसको हम वृक्ष बोलेंगे। ठीक है। वृक्षों से चिपक कर लोग क्या हो गया, खड़े हो गए थे। इनमें महत्वपूर्ण भूमिकाओं में गौरा देवी और अन्य महिलाओं ने लगभग 2500 पेड़ों की कटाई की नीलामी के खिलाफ विद्रोह किया था। तो गौरा देवी का नाम आप लोगों को याद रखना है। साथ ही कुछ और नाम है जिनमें सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, चंदी प्रसाद भट्ट और अन्य जो कार्यकर्ता और ग्रामीण महिलाएं थी वो इसके लिए जो है प्रमुख रूप से इसमें भागीदार रही। यहाँ पर ये तस्वीर के अंदर आप देख पा रहे हैं, इस तस्वीर को हमने इसीलिए विशेष रूप से शामिल किया जिससे आपको चिपको आंदोलन कायदे से समझ में आए। तो चिपको आंदोलन के अंदर आप देख रहे हैं कि महिलाएं किस तरह से सन 1974 में पेड़ों को बचाने के लिए कितनी सजग थी, वो भी ग्रामीण महिलाएं। और शहरों की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। और आज शहरों में आप देखेंगे तो शहरों में पर्यावरण को लेकर के इस तरह से उदासीनता है, पेड़ कितने ही काटे जाएं, कुछ भी हो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1974 के अंदर, बल्कि 1974 से और पहले 1731 में अमृता देवी बिश्नोई किस तरह से कितनी सजग महिला थी, एक गांव की महिला थी, राजस्थान की महिला थी, और उन्होंने किस तरह से सजग होकर के पेड़ों को बचाना जरूरी समझा। अपने जान को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझा पेड़ों के आगे, क्योंकि उन्हें शायद ये बात समझ थी, इस बात की समझ रही होगी, तभी उन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग दिया कि पर्यावरण हमारे लिए किस तरह से जरूरी है। इंसान का अस्तित्व दोस्तों पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। ठीक है। तो ये बात आप लोगों को चिपको आंदोलन से जरूर जाननी चाहिए, और बिश्नोई समुदाय का जो आंदोलन 1731 में राजस्थान के अंदर हुआ था उससे आपको ये सीख जरूर मिलती है। दोस्तों, चिपको आंदोलन ने 1980 में तब एक बड़ी जीत हासिल की जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की जो कटाई है उस पर 15 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। तब इस जो चिपको आंदोलन है उसे एक बड़ी जीत जो है हासिल हुई थी। और बाद के वर्षों में दोस्तों ये जो आंदोलन है चिपको आंदोलन उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में जो है राजस्थान, पूर्व में बिहार और मध्य भारत में विंध्य तक फैला। उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध के अलावा यह आंदोलन पश्चिमी घाट और विंध्य पर्वतमाला में वृक्षों की कटाई को रोकने में भी सफल रहा। साथ ही यह लोगों की आवश्यकताओं और पर्यावरण के प्रति अधिक सचेत संसाधन से संबंधित नीति बनाने में भी सफल रहा। ये आंदोलन चिपको आंदोलन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इस पर विस्तृत चर्चा की जिससे आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आए। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में
रखना है। और दोस्तों बिश्नोई समुदाय की जो हमने बात की 1731 में जब अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग दिया, वही बिश्नोई समाज है दोस्तों, जिसने काले हिरण को सलमान खान द्वारा मारे जाने पर उनको सजा तक जो है दिलाता है। ये वही बिश्नोई समाज है जो अपने प्रकृति से, अपने जीव जंतुओं से बहुत अधिक प्रेम करता है, ठीक है। तो ये जो बिश्नोई समाज का जो आंदोलन था वो खिजरली आंदोलन से भी फेमस है, ठीक है। जो यहाँ पर वृक्षों को काटे जाने का विरोध किया गया था, ठीक है। दोस्तों अब आइए हम आगे चलते हैं साउथ की तरफ, और साउथ में हुआ दोस्तों शांत घाटी आंदोलन 1973 में। तो साइलेंट वैली जो मूवमेंट था उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों वैसे तो जो 1973 में केरल के पलक्कड़ जिले में जो सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने के लिए कुंती पुझा नदी पर बनाए जा रहे जो जल विद्युत प्रोजेक्ट थे, उसका विरोध जो है इस आंदोलन के अंतर्गत मुख्य रूप से शामिल था। शांत घाटी जो वन क्षेत्र है, आप सब जानते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है, उसमें काफी डेंस फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। और इस फॉरेस्ट एरिया के अंदर विभिन्न वन्य जीव जिनमें बाघ, विशिष्ट रूप से लॉयन टेल्ड मकाक यहाँ का स्थानीय पशु है, और नीलगिरी लंगूर भी यहाँ पर शांति घाटी वनों में वैसे बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, लेकिन विशिष्ट जीवों की हमने बात यहाँ पर की है। ये आंदोलन ये पहला आंदोलन था जिसने विशिष्ट लोगों ने कई बहुत महत्वपूर्ण हस्तियों ने अनेक कार्यक्रमों द्वारा इसे अपना समर्थन प्रदान किया और यह कामयाब भी रहा। और घाटी को 1985 में साइलेंट वैली नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया शांति घाटी आंदोलन के बाद। ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये दोस्तों सदाबहार वन द्वारा आच्छादित क्षेत्र है जिसमें पौधों और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं जो यहाँ की स्थानिक है, ठीक है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक जो शांत घाटी आंदोलन 1973 था उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने समझ लिया। और इस आंदोलन से जो है दोस्तों सलीम अली भी जुड़े रहे, तो इन्हीं के प्रयासों से साइलेंट वैली नेशनल पार्क इसे घोषित किया गया। ये बात आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अब हम आगे चलेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन की तरफ, और एक दो आंदोलन और हम देखेंगे, उसके बाद हम इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि हम नर्मदा बचाओ आंदोलन को बहुत अच्छे तरीके से आइए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। साथियों, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो है 1985 के अंदर हुई थी। दरअसल ये आंदोलन नर्मदा नदी घाटी में बड़े बांधों के निर्माण के विरोध में प्रारंभ हुआ। और इन कौन कौन से बांध बनाए जा रहे थे? सरदार सरोवर, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध परियोजनाएं इसमें बनाई जा रही थी। साथ ही इन आंदोलन का नेतृत्व जो है मेधा पाटेकर ने किया। बाद में बाबा आमटे और अरुंधति राय जैसे प्रमुख व्यक्तित्व भी इस आंदोलन से जुड़े रहे, ठीक है। और दोस्तों इस आंदोलन ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया तक को प्रभावित किया। और इनमें मुख्य मुद्दे क्या क्या थे, इस आंदोलन के मुद्दे क्या थे? इसमें जो है जो हमारी जो परियोजनाएं चल रही, बहुउद्देशीय परियोजनाएं लग रही थी, उससे जन विस्थापन हो रहा था, पर्यावरणीय क्षति हो रही थी, अपर्याप्त पुनर्वास नीति का भी अभाव था। 1991 में दोस्तों विश्व बैंक ने सरदार सरोवर परियोजना को वित्तीय सहायता दी थी। जो सरदार सरोवर बांध परियोजना चल रही थी नर्मदा नदी पर, उसको सहायता दी थी 1991 में वर्ल्ड बैंक ने। ये एक फैक्ट था, इसलिए यहाँ पर हमने शामिल किया। और जब जन दबाव हुआ इस आंदोलन का, ये आंदोलन तेज हुआ, तो 1993 में वर्ल्ड बैंक ने परियोजना से हटने का निर्णय लिया। फिर सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ बांध निर्माण की अनुमति इस योजना के अंदर दे दी थी, इस आंदोलन के अंदर। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें मेधा पाटेकर, अरुंधति राय वगैरह का नाम जो है आप लोगों को मुख्य रूप से याद रखना है। दोस्तों इस आंदोलन ने संदेश दिया कि आम आदमी यदि संगठित हो जाए तो राज्य उनके अधिकारों के प्रति सचेत भी हो सकता है। अंत में इसने प्रचलित विकास के मॉडल को चुनौती भी दी और देश के समक्ष पर्यावरण आधारित विकास का विकल्प भी जो है प्रस्तुत किया इस नर्मदा बचाओ आंदोलन ने। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आज का हमारा क्लास का अंतिम टॉपिक है एपिको आंदोलन, ठीक है। एपिको आंदोलन चिपको आंदोलन का ही साउथ इंडिया का एक प्रतिरूप था, ठीक है। तो एपिको या अप्पिको जो भी आप बोले, या अप्पिको बोले या एपिको बोले, एपिको आंदोलन
ये इस आंदोलन को जो है हम उच्चारित करते हैं, ठीक है। एपिको आंदोलन की शुरुआत 1983 के अंदर हुई। यह आंदोलन कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में प्रारंभ हुआ और ये आंदोलन किससे प्रभावित था, ये मैंने आपको बताया। इस आंदोलन का नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया। अप्पिको का कन्नड़ भाषा में अर्थ होता है चिपकना, ठीक है। और जो वही चिपको आंदोलन था वही साउथ में एपिको आंदोलन हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य वही व्यावसायिक वनों की कटाई को रोकना था। इसमें स्थानीय ग्रामीण और आदिवासी समुदाय इसके प्रमुख सहभागी रहे, ठीक है। इस आंदोलन में उन्होंने मिलकर के भाग लिया, ठीक है। यहाँ पर आपको तस्वीर में दिख रहा है। साथ ही आंदोलन मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के क्षेत्र में ये सक्रिय रहा। इसके प्रमुख लक्ष्य क्या-क्या रहे? वनों के संरक्षण, वनों का पुनरुत्पादन, वन संसाधनों का सतत उपयोग, ठीक है। आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकारी वन नीतियों में दोस्तों बदलाव भी हुआ। तो आप लोगों को एपिको आंदोलन भी अच्छे तरह से मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की हमारी जो क्लास है वैसे तो ये यहाँ पर पूर्ण होती है और अभी हम 19 वीडियो आज आपका एनवायरनमेंट का कंप्लीट हुआ। हम कोशिश करेंगे कि अब एक वीडियो लाया जाए जिसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस कर लें और इंटरनेशनली जो नियम कानून है छोटे मोटे जैसे साइट्स वगैरह उनको हम डिस्कस कर लें। सिर्फ एक वीडियो में, वो चाहे 1 घंटे का हो जाए, 1.5 घंटे का हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वीडियोस की संख्या कम रहती है, कॉम्प्रिहेंसिव मामला रहता है, तो आपको पढ़ने में भी मजा आता है। दोस्तों अगर ये जो हमारा प्रयास है वो आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगता हो, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आपको समय-समय पर हमारे द्वारा भेजे जा रहे जो नोटिफिकेशंस हैं, यानी कि हम जब क्लासेस अपलोड करते हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से आपके द्वारा नोटिफिकेशन आता है कि हाँ, एक नई क्लास अपलोड की जा चुकी है। तो नोटिफिकेशन भी ताकि आपका आता रहे तो बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ-साथ आपके मित्रों, घर परिवार या रिश्तेदार किसी का भी इस वीडियो से भला हो, तो दोस्तों थोड़ा-सा कष्ट करके इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर इस क्लास में यहीं पर हम इस क्लास को पूरा करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।